आज का हमारा टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन। अच्छा, ये टॉपिक ही अपने आप में एक सवाल है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ यानी कि एक सवाल है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि विल द लैंड सस्टेन यानी कि क्या लैंड बचेगा, क्या ज़मीन टिका रहेगा। चलिए, क्या किस केस के बारे में यह बात कर रहा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स। इसमें तो कोई दो ही राय है ही नहीं, मतलब कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स तो बहुत समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो ये तो बहुत ही मतलब जाना पहचाना सा सेंटेंस लग रहा है। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। क्या लैंड को हम क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में है वो उतना ही रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज। तो जब ये हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल रिसोर्स कभी ना कभी ख़त्म भी हो सकता है। मतलब कि चलो मान लेते हैं ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कम तो हो सकता है ना। और जिस प्रकार से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है और यदि लैंड हमारा घटता चला गया, इसका मतलब है कि डायरेक्टली आदमी को खाने तक का खाना नहीं मिल पाएगा। लैंड का कमी का मतलब क्या? प्रोडक्शन में कमी आ जाना, है ना। जब लैंड ही नहीं रहेगा तो आप अनाज कहाँ पे उपजाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि लैंड को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, आगे। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स। देखिए, एक रिपोर्ट निकाला गया था, बेसिकली साइंटिफिक रिपोर्ट, मतलब कि साइंटिस्ट लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार किया था। उन लोगों ने यह बताया ना कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जो हम लोग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसके वजह से नेचुरल रिसोर्स का बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचता है। आपने पढ़ा था मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या क्या होते हैं, HYB सीड्स, है ना, फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड, फिर से ट्रैक्टर, ये सब, हाँ, हार्वेस्टर, थ्रेसर, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जो बेसिकली हम लोग इनपुट इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल रिसोर्स यानी कि हमारे लैंड को बहुत बड़े लेवल पे ख़राब करता है, बहुत बड़े लेवल पे क्षति पहुंचाता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि HYB सीड्स तो बहुत अच्छा होता है कि नहीं। HYB सीड्स का मतलब क्या? प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना। लेकिन सर ये क्षति कैसे पहुँचाता है, ये नुकसान कैसे पहुँचाता है, इसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। देखिए, इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखिए, हमने आपको बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या था? HYB सीड्स का इस्तेमाल करना, नए नए चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो जब आप अलग अलग प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप केमिकल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और केमिकल का आप इस्तेमाल कम कीजिए या ज़्यादा कीजिए, है तो केमिकल ही, है ना। तो जिसके वजह से भाई आप केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है हमारा लैंड खराब तो होगा ही होगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरीके से देखा जाए ना तो हमारे लिए फ़ायदेमंद के साथ साथ नुकसानदेह भी है। कैसे नुकसानदेह है? ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि HYB सीड्स आया था, है ना, अच्छे अच्छे सिस्टम आए थे, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, फिर से इंसेक्टिसाइड्स, फिर से थ्रेसर, फिर से और क्या था, हार्वेस्टर, ये सारा कुछ हमारा आ चुका था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं यदि हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाता है तो हमारे लैंड को भी वो ख़राब करता है, क्योंकि हम लोग उसमें केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आगे, ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज रिड्यूस्ड द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। और हम लोग अधिकतर आज के समय में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्यूबवेल लगा के यानी कि जनरेटर को लगा के हम लोग अंडरग्राउंड के वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा इस्तेमाल कर ले रहे हैं। पानी में यानी कि फालतू पानी हम लोग बहा रहे हैं, जिसके वजह से हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। ठीक है, आगे। वंस रिड्यूस्ड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। यदि ये एक बार ख़त्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इसको रिस्टोर करने में बहुत समय लगते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा, हम लोगों को ये समझ के चलना पड़ेगा कि यदि नेचुरल रिसोर्स है तो उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि आने वाले समय के लिए भी बचा के रख दिया जाए, यानी कि आने वाला जो जनरेशन हमारा होगा वो भी उस चीज़ का बेनिफिट ले सके, उसका फ़ायदा उठा सके, उसके लिए भी बचा के हमको चलना पड़ेगा। आगे, सो लास्ट में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट लगातार होता रहे, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आज के समय में हम लोग अपने रिसोर्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले समय के लिए भी वो बचा हुआ रहे और आने वाला जनरेशन उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विल द लैंड सस्टेन वाला टॉपिक ख़त्म।
उसके बाद यहाँ पे हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी कि ये जो हमारा विलेज है पालमपुर, वहाँ पे लैंड किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों के बीच में, है ना, किसके पास कितना ज़मीन है, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा हुआ इन पालमपुर 150 फैमिलीज आर लैंडलेस। पूरे अच्छा याद कीजिए, पालमपुर में पूरा कितना फैमिली था, 450 फैमिली था। 450 फैमिली में 150 फैमिली पूरी तरीके से लैंडलेस है, यानी कि इनके पास अपना खुद का एक कट्ठा भी ज़मीन नहीं है, यानी कि ज़रा सा भी इसके पास ज़मीन नहीं है, 150 फैमिली के पास, ठीक है। उसके बाद 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज। और 240 ऐसे फैमिली हैं जिनके पास की अपना ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन बहुत ही कम है, 2 हेक्टेयर से भी लगभग कम है, मतलब कि बहुत कम है, गुजारा अपना बस चल जा रहा है, अपना पेट वो लोग पाल ले रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। तो 240 आदमी के पास जो है वो 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, ठीक है, पालमपुर में। उसके बाद 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। और 60 ऐसे फैमिली हैं, 60 ऐसे परिवार हैं जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर है, मतलब कि उनके पास ज़मीन जो है वो लगभग 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो अब इन सबको आप कैलकुलेट कीजिए, क्या 450 फैमिली पुर रहे हैं, बिल्कुल पुर रहे हैं। जैसे आप 240 और 60 को जोड़ देंगे तो 300 तो इसी हो गया, और 150 इधर 450 हो गया पूरा, यानी कि 450 फैमिली में पूरे विलेज पालमपुर में 150 फैमिली के पास तो अपना खुद का ज़मीन ही नहीं है, वो लैंडलेस है। 240 फैमिली के पास ज़मीन है तो वो 2 हेक्टेयर से कम है, और 60 ऐसे फैमिली हैं जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर है, यानी कि इनके पास ज़मीन जो है वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो यही था डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का पालमपुर में, ठीक है, किसानों के बीच में। कोई दिक्कत इसमें? आगे हम लोग पढ़ेंगे हु विल प्रोवाइड दी लेबर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाली क्लास में। आज का टॉपिक है हु विल प्रोवाइड दी लेबर, यानी कि लेबर कौन देगा भाई, खेतों में काम करने के लिए लेबर कहाँ से आएंगे, यही हमारा आज का टॉपिक है। देखते हैं कि आखिर पालमपुर में लेबर कहाँ से आते हैं। देखिए लिखा हुआ है लेबर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपको प्रोडक्शन करने के लिए लेबर तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कितना ही ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल क्यों ना कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेबर तो चाहिए ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। बिल्कुल सही बात है, फार्मिंग में आप चाहेंगे कि एकदम स्मार्ट वर्क कर लें, हाँ फार्मिंग में स्मार्ट वर्क भी होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी वहाँ पे बहुत करना पड़ता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई किसान है, उनके पास पैसा उतना नहीं है, तो वो ट्रैक्टर का इंतजाम कहाँ से कर पाएगा भाई, नहीं कर पाएगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि खेती बाड़ी जो है ना आसान काम नहीं है, बेसिकली बहुत हार्ड काम है, बहुत कड़कती धूप में वहाँ पे काम करना पड़ता है, धूप बरसात जाड़ा कुछ भी हो अपना वहाँ पे काम करना ही पड़ता है, नहीं तो समझ रहे हो जिस आदमी का पूरा जीवन अपने खेत पे ही डिपेंड है, वो फिर किस प्रकार से जिएगा अपना, है ना, तो ये समस्या हो जाता है। उसके बाद स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड्स। देखिए जो छोटे मोटे किसान होते हैं ना, उनको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्यों, क्योंकि पहला बात तो वो छोटा मोटा किसान है, उनके पास ज़मीन ज़्यादा है नहीं, और उनके ज़मीन में जितने लेबर चाहिए उसके पूरे घर वाले ही मिलके काम कर देते हैं, है ना, तो घर वाले पूरे काम कर देते हैं, उसको लेबर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है। यानी कि उसका खुद का आदमी ही कभी कभी लेबर के तौर पे भी काम कर लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। तो उनको जो लेबर चाहिए वो खुद लेबर के तौर पे काम कर लेते हैं अपना। जो गरीब किसान है वो कहाँ से लेबर हायर कर पाएगा, तो वो लोग क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि भाई लेबर हायर करेंगे तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो क्यों ना वो काम हम लोग अपने घर परिवार के ही मिल के आदमी कर लें। तो वो लोग बेसिकली छोटा मोटा काम अपने से ही खेत में कर लेते हैं, लेबर को हायर बेसिकली नहीं करते हैं। उसका मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। लेकिन जो बड़े बड़े किसान हैं, मीडियम और लार्ज जो किसान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वो अपने पूरे खेतों में अपने से काम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पर काम करने के लिए ये लोग लेबर को हायर करते हैं, ठीक है। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो ये जो बड़े बड़े किसान लोग लेबर को हायर करते हैं, ये कौन लोग होते हैं बेसिकली, या तो ये लोग लैंडलेस फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, यानी कि वैसे परिवार से लोग लेबर आते हैं जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है, या फिर यदि इनके पास अपना खुद का ज़मीन है तो बहुत ही कम ज़मीन है ना, जिससे इनका गुजारा नहीं हो रहा है। तो ये लोग क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि भाई हमारे पास ज़मीन भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ज़मीन नहीं है
तो बड़े बड़े किसानों के खेत में जाके काम कर लो लेबर के तौर पे, है ना। यानी कि ये छोटे मोटे किसान जो हमारे होते हैं वो या तो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं होता है, या फिर इनके पास अपना खुद का ज़मीन होता भी है तो बहुत ही कम होता है। तो ये लोग अपने गुजारा करने के लिए दूसरे के यहाँ पे लेबर के तौर पे भी काम कर लेते हैं, ठीक है। आगे फार्म लेबरर्स आर पेड वेजेज बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क। अब जिसके लिए ये फार्म लेबर काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो क्या करेंगे, इन सभी को पैसे देंगे अपना, है ना। वेजेज कैन बी इन कैश और क्रॉप। अच्छा, गांव में आपने देखा होगा जो लेबर दूसरे के खेत में काम करते हैं ना, उसको दो ही रूप में पेमेंट मिलता है, या तो कैश में मिल जाएगा या फिर अनाज के रूप में मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, गेहूं का खेती किया और हम 10 लेबर को हायर करके लाए और उन सभी ने क्या किया, हमारे लिए गेहूं को काट के तैयार करके हमको दे दिया। तो हम चाहें तो उसको कैश भी दे सकते हैं, या फिर हम चाहेंगे तो उसको अपने खेत में जो गेहूं उपजा है वही पैसे के बदले में गेहूं दे देंगे, है ना। तो लेबर लोग भी चाहते हैं कि भाई हमको चाहे पैसा दो चाहे अनाज दो, कुछ भी दे दो हमको, है ना। पैसा देगा तो वही अनाज खरीद के खाएगा, अनाज ही दे देगा तो उसको खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो लेबर को बेसिकली वो लोग पैसा भी दे सकते हैं और बेसिकली अपने काम के बदले में अनाज भी दे देते हैं, ठीक है। जितना उनका बनता है उतना वो दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जैसे, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वेजेस में वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब पालमपुर में ना वेजेस जो है यानी कि मजदूरी जो है उसका दिन का, वो एक जगह से दूसरे जगह जाने पर वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी को एक दिन का 50 रुपये मिल रहा है, दूसरे जगह पे किसी को एक दिन का 100 रुपये मिल रहा है, किसी को दूसरे जगह पे एक दिन का 150 मिल रहा है। यानी कि रीजन टू रीजन जो ये वेजेज हैं वो वेरी कर सकते हैं। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप भी वेरी कर सकते हैं। मतलब कि क्रॉप टू क्रॉप का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि लेबर वैसे चीज़ों को काट रहा है जो कि बहुत मुश्किल वाला है ना। ऑब्वियस ये बात है, उसका वहाँ पे वेजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। और मान लीजिए कि फसल वैसा है जो कि बहुत ही आसान है काटने में, उसको तैयारी करने में बहुत आसान है, सुविधा है, तो ऑब्वियस ये बात है उसका वेज कम कर दिया जाएगा। यानी कि क्रॉप टू क्रॉप भी वेजेस जो है उसके वेरी कर सकते हैं। और फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फार्म एक्टिविटी, यानी कि खेतों में काम करने के तरीके के अनुसार भी उसका वेजेज मिलता है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है जो कि उसका काम खेत में जो है ना बहुत छोटा सा काम है, जैसे मान लीजिए लेबर को पानी पिलाना, यदि लेबर काम करते करते थक गया, उसको पानी पिलाना, तो ऑब्वियस बात है उसको पैसा कम मिलेगा। लेकिन जो अपना फसल काट रहा है, जो पूरे कड़कती धूप में फसल काट रहा है, जो पसीना बहा रहा है, उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा। यानी कि काम के अनुसार भी वेजेज जो है वो वेरी कर सकते हैं, और ये ऐसा होता भी गाँव में है, ठीक है। आगे उसके बाद लिखा हुआ है ऑल्सो देयर इज अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट का जो ड्यूरेशन है यानी कि काम करने का जो टाइम है उसमें भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। जैसे गांव में आज भी ये होता है कि 8 घंटे का 300 रुपये देंगे, 12 घंटे का 400 रुपये देंगे, 16 घंटे का 900 रुपये देंगे, इस प्रकार से। यानी कि जितने घंटे आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको पैसा भी मिल जाएगा, ठीक है। ये गाँव में आज भी चलता है। तो यही सब चीज़ हमारा विलेज पालमपुर में भी हो रहा है। आगे अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। ये जो फार्म लेबरर होते हैं जो कि खेतों में काम करते हैं, ये डेली बेसिस पे भी काम करते हैं, यानी कि भैया आज काम करेंगे और आज का पैसा आज ही दे दो, है ना। डेली बेसिस पे भी काम करते हैं। और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी, या फिर वो कहते हैं कि देखो भैया हम आपके खेत में सारा काम कर देंगे, है ना। अब समय जितना भी लग जाए वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ये सारा काम हम आपका कर देंगे, बदले में आप मेरा जो पैसा बनेगा आप हमको वो दे देना, ठीक है। लाइक हार्वेस्टिंग, जैसे मान लीजिए कि एक किसान है जिन्होंने ये जिम्मेदारी ले लिया कि हम आपके पूरे फसल को काट देंगे, ठीक है। तो काटने में हो सकता है उसको 4 दिन लग जाए, तो 4 दिन का जो पैसा बनेगा उसको मिल जाएगा अपना, है ना। या फिर और फॉर दी होल ईयर, या फिर जो बड़े बड़े किसान लोग होते हैं ना वो लेबर को पूरे साल के लिए ही हायर कर लेते हैं कि पूरे साल भर तुम मेरे लिए काम करो। क्यों मेरे लिए काम करो? क्योंकि भाई मेरे पास ज़मीन ज़्यादा है तो हमको लेबर की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है, समय समय पे पड़ती रहती है, इसलिए तुम हमारे लिए काम करो। यानी कि लेबर जो है बेसिकली डेली बेसिस पे भी काम कर सकता है, या फिर खेत में एक प्रकार के काम को करने के लिए कर सकता है, जैसे हार्वेस्टिंग, पूरा फसल हम काट देंगे, या फिर पूरे साल के लिए भी वहाँ पे काम कर सकता है। तो ये चीज़ पालमपुर में चलता है। उसके बाद देयर इज हैव ए कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमॉन्ग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर, सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लो वेजेस। देखो पूरे के पूरे विलेज पालमपुर में 450 फैमिली है ना। ये 450 फैमिली का मतलब क्या हुआ? 450 आदमी नहीं, वो तो 450 बेसिकली घर हुआ, और एक घर में हो सकता है 5-6 आदमी हो, नौजवान जो कि बेरोजगार बैठे हुए हों। तो पालमपुर में ना रोजगार को लेकर बहुत कंपटीशन है।
तो यहाँ पे आदमी कम पैसे में भी काम करने के लिए राजी हो जाता है। उनको लगता है कि भाई घर में बेकार बैठने से बढ़िया है कि चलो कम ही पैसा मिल रहा है लेकिन मिल तो रहा है ना। मान लीजिए कि आप घर में बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली बात आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप काम करने के चले जाते हैं तो हो सकता है कि आपको 50 रुपये 100 रुपये कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ मिल जाए। तो वही बात है। तो ये लोग सोचते हैं कि भाई चलो इतना कंपटीशन है, घर में बैठने से बढ़िया है कि चलो जाके 8 घंटा 9 घंटा काम कर लेंगे, 200-300 रुपये कमा लेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे पालनपुर में चलता है। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी कि भाई आप फार्मिंग करेंगे, खेती बाड़ी आप करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको पैसा चाहिए। यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या है, पैसा, मनी। ठीक है, तो जैसे आपको क्रॉप खरीदना पड़ेगा, यानी कि आपको सीड्स खरीदने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर, केमिकल, है ना, पेस्टिसाइड्स, और आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रैक्टर वाले को पैसा भी देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों का हमारे पास पैसा कहाँ से आता है, पालनपुर में देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी, यानी कि लोन, फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। यानी कि पालनपुर में अधिकतर जो छोटे मोटे किसान हैं वो लोग क्या कर लेते हैं, बेसिकली दूसरे से पैसे लोन पे ले लेते हैं, है ना। और वो पैसे किससे लोन से लेते हैं, किससे लेंगे लोन पे, लार्ज फार्मर से, यानी कि जो कि बहुत बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि भैया हमको 5,000 रुपया लोन दे दो, 10,000 रुपया लोन दे दो, जब हमारा फसल तैयार हो जाएगा बेच देंगे उसको मार्केट में तो हम आपका पैसा चुकता कर देंगे। या फिर विलेज मनी लेंडर, और गांव में ना कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो कि बहुत पैसे वाले होते हैं और वो आदमी को पैसा जो है ना इंटरेस्ट के हिसाब से देता है, मतलब कि भैया हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं तो सूद समेत आपसे पैसा लेंगे, है ना। तो वो ऐसे लोग भी होते हैं। और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो आदमी उसको सामान दे रहा है, जैसे जो उसको बीज दे रहा है, जो उसको खाद दे रहा है, जो उसको पेस्टिसाइड केमिकल ये सब दे रहा है, कभी कभी वही सामान क्या कर देता है, उधारी दे देता है, उधार में, कि भैया ठीक है आप लेके सामान जाओ, बाद में आपका फसल तैयार हो जाएगा तो आके पैसा हमको वापस दे देना। गांव में आज ही उधारी वाला सिस्टम बहुत चलता है ना। जैसे मान लीजिए क्या होता है ना कि गांव में तो हर आदमी एक दूसरे को पहचानता है, उसको मालूम है कि आदमी पैसा लेके भागेगा नहीं, भागेगा तो कहाँ लेके भागेगा, घर परिवार थोड़ी ना उठ के लेके भाग जाएगा, जमीन तो उसका यहीं पे रहेगा, है ना, घर तो यहीं पे रहेगा। तो आदमी बेसिकली दुकानदार लोग भी ना ऐसे उसको उधारी में दे देते हैं कि हाँ ठीक है पैसा लेके जाइए, जब आपके पास हो जाएगा तो आप हमको ला के दे दीजिएगा, है ना। तो ये लोग जो बेसिकली है मांग चांग के अपना लोन लेके छोटे मोटे किसान अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात बहुत ध्यान में रखने वाली बात यह है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक छोटे किसान हैं पालनपुर के, हमारे पास पैसा नहीं है खेती करने के लिए, हम क्या करेंगे, एक बड़े किसान के पास जाएंगे, बोलेंगे कि भैया हमको 10,000 रुपया दे दो लोन के तौर पे, हम आपको बाद में वो चुकता पैसा कर देंगे। लेकिन वो हमको कहेगा कि देखो हम तुमको दे तो रहे हैं 10,000 रुपया, लेकिन जब तुम हमको लौटाओगे ना तो तुम हमको 15,000 रुपया लौटाओगे। 5,000 रुपया क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। अब भाई पैसा उनका है, उनको जो बोलते हमको करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इंटरेस्ट जो है वो लोग बहुत ही ज़्यादा लेते हैं। हाँ, टाइम पे लोन आपको मिल जाता है गांव में, लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आपको चुकता करना पड़ता है। और एक बात हम आपको यहाँ पे बताएं, देखिए ज़रा समझिएगा ध्यान से, गांव के 99% लोग लोन कहाँ से लेते हैं मालूम है, गांव के लोगों से ही लेते हैं। वो कभी भी बैंक नहीं जाना चाहते हैं, बैंक जाना ही नहीं चाहते हो, मालूम है क्यों, क्योंकि बैंक से लोन लेने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कागज़ पत्तर का काम करना, लिखा पढ़ी का काम करना, जो कि आम किसान के पास उतना टाइम होता नहीं है। जैसे मान लीजिए एक पढ़ा लिखा किसान नहीं है, लेकिन उसको खेती करने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, एग्जाम्पल के तौर पे बस समझिए आप। एक ऐसा किसान है जिसके पास ज़मीन बहुत है, ज़मीन उसके पास बहुत है, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं है खेती करने के लिए, उसको चाहिए लोन 5 लाख रुपया। तो ऑब्वियस ही बात है वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, जो गांव में सबसे अमीर आदमी है उसके पास जाएगा। वो यदि वो दे दिया तो ठीक है, और वो लगभग दे देता है, लेकिन वो कभी भी बैंक के पास नहीं जाना चाहता है, मालूम है क्यों, क्योंकि पहली बात वो पढ़ा लिखा हुआ है नहीं, और दूसरा बात बैंक में जब भी आप लोन लेने के लिए जाओगे ना तो बहुत अलग अलग प्रकार का पेपर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है ना, जो कि उतना आदमी को समझ आता नहीं है। तो वो लोग सोचता है कितना माथापैची करने से बढ़िया है कि गांव के आदमी से ही ले लो, हाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, क्या दिक्कत है, लेकिन पैसा टाइम पे मिल तो जा रहा है ना। तो लोग बेसिकली बैंक में जाने से बेहतर समझते हैं कि आदमी से ही लोन ले लो, काम चला लो अपना। ठीक है, आगे द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग,
लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर है ये लोन के लिए किसी के पास नहीं जाता है। क्यों नहीं जाते हैं लोन के लिए? क्योंकि भाई इनके पास खुद का अपना सेविंग होता है, इनके पास खुद का अपना बहुत ज़मीन होता है, और बहुत ज़मीन का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, है ना। इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये लोन लेने के लिए किसी के पास नहीं जाते हैं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और ये अपना अरेंज जो है यानी कि ये अपना अरेंजमेंट पैसे का, कैपिटल का अपने खुद कर लेते हैं, इनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैसों के बारे में कि आखिर पालमपुर के लोग पैसे का इंतजाम कैसे करते हैं। उसके बाद है हमारा सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी कि खेती करने के बाद इंसान जो अपना इस्तेमाल किया वो तो कर लिया, इस्तेमाल करने के बाद जो अनाज बच गया उसको ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाके बेच देते हैं। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। देखिए 2 पॉइंट है बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इसमें, फार्मर्स कीप अ पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस, यानी कि किसान, मान लीजिए कोई किसान है जिसने कि अपना गेहूं का खेती किया, ठीक है, और गेहूं का खेती किया तो वो सबसे पहले अपने घर के लिए वो उतना गेहूं रख लेगा जितना उसको ज़रूरत है, और जो बच गया उसको जाके मार्केट में बेच देगा। ठीक है, उससे उसको प्रॉफिट भी मिल जाएगा, उसके घर का ज़रूरत भी पूरा हो गया और उसका प्रॉफिट भी हो गया। तो इसके लिए और अच्छा बेहतर क्या हो सकता है ना। चलिए उसके बाद द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़। तो ये लोग कहाँ पे जाके बेचते हैं अपने अनाजों को? मार्केट में जाके बेचते हैं, और मार्केट में कुछ ट्रेडर बैठे हुए होते हैं खरीदने वाले कि हाँ भैया आप गांव से अपने सामान को लेकर आओ, हम आपके सामान को खरीद लेंगे। और फिर वही ट्रेडर आगे जाके किसको बेचते हैं? दुकानदार को बेचते हैं, वो भी महंगे महंगे दामों में, बड़े बड़े शहरों में जाके बेचते हैं। तो यहाँ पे किसान का भी काम निकल गया, ट्रेडर का भी काम निकल गया, और जो शहरों में, जो बड़े बड़े टाउन में शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, उनका भी काम निकल गया, है ना। इस प्रकार से इनका काम मिला जुला के चल जाता है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं? चलिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि यहाँ तक जो हमने बेसिकली पढ़ा ये था हमारा फार्मिंग के बारे में, कहाँ पे? पालमपुर में। अब लेकिन हम लोग पढ़ेंगे नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर में फार्मिंग के अलावा भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। वो काम कौन कौन सा है ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर के अंदर एक और नया टॉपिक का नाम है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर के अंदर फार्मिंग के अलावा भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। उन्हीं सारे कामों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, इन पालमपुर ओनली 25% पीपल आर इंगेज इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। देखिए पूरे के पूरे पालमपुर में यदि 100% पॉपुलेशन है तो 100% में से मात्र 25% लोग ही वैसे कामों में लगे हुए हैं जो कि एग्रीकल्चर से बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ज़रा समझिए, 75% लोग पालमपुर में खेती से जुड़े हुए हैं और 25% खेती के अलावा छोटे मोटे कामों में लगे हुए हैं। सोचो, यानी कि फार्मिंग वहाँ का क्या है? सबसे मेन एक्टिविटी है ना। अब इन 25% में जो हमारे लोग हैं वो क्या क्या करते हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है सबसे पहला डेयरी, दी अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी मतलब वही गाय भैंस इन सभी से दूध निकालना और मार्केट में जाके उसको बेच देना, है ना, उससे प्रॉफिट कमा लेना। इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है इन पालमपुर डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज, यानी कि लगभग यदि आप देखेंगे तो 25% जो यहाँ पे लोग हैं हमारे, इन सभी के पास गांव में क्या है? अपना गाय है, अपना भैंस है, और ये सबका सब क्या करते हैं? बेसिकली गाय और भैंस से दूध निकालते हैं और मार्केट में जाके बेच के प्रॉफिट अपना कमा लेते हैं। ठीक है, पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, जोवर एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये अपने बेसिकली भैंसों को, गायों को खिलाने के लिए अलग अलग प्रकार के घास का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, गाँवों में ना घास भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। किसी को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना बताएं तो मेरे गांव में 2-3 घास का नाम जो हमको याद है। सबसे पहला दुभरी, अलग अलग नाम है ना, नाम सुनने में भी उधर उटपटांग जैसा लगता है। मेरे जगह पे कुछ और नाम हो सकता है, आपके जगह पे कुछ और हो सकता है। जैसे मेरे गांव में ना, जैसे मेरा गांव भागलपुर में पड़ता है, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के घासों का नाम है, जैसे दुबड़ी, मोथा, है ना, इस प्रकार के अलग अलग घास का नाम है वहाँ पे। तो वो बेसिकली घास जो है ना बैल को, गाय को, भैंस को, इन सबको खिलाने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और जोवर भी हो गया, बाजरा भी हो गया, इन सब को भैंसों को और गायों को बेसिकली खाने में इस्तेमाल किया जाता है। और जो कि ये सब कब उगाए जाते हैं? रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। ठीक है, द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। और याद कीजिए एक बहुत बड़ा विलेज था 3 किलोमीटर दूर पालमपुर से, और वो विलेज कौन था? हमारा
रायगंज। तो ये सारे लोग पालमपुर के अपने यहाँ से गाय और भैंस से दूध निकालते हैं और जाके रायगंज में दूध जाके बेच देते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, देखिए, 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन, शाहपुर क्या था, एक टाउन था, तो 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा होगा, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स। क्या नाम है, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स। ये क्या होता है बताते हैं। ये बेसिकली ना एक गोदाम होता है, गोदाम आप कह सकते हैं, गोडाउन। उस गोडाउन में क्या करता है, बेसिकली अलग अलग जगह से लोग आते हैं अपने दूध को लेकर, वहाँ पे होल सेल में दूध को बेच देते हैं। मतलब कि क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुकान खोल के आदमी बैठता है और वो एक आदमी ऑपरेट नहीं करता, लगभग 4-5 आदमी मिल के ऑपरेट करता है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है ना। तो ये जो ट्रेडर है हमारे, 2 ट्रेडर बेसिकली शाहपुर से निकल कर आते हैं, कहाँ, रायगंज आते हैं, और रायगंज में ये अपना एक बहुत बड़ा मिल्क का यानी कि दूध का दुकान खोलते हैं। और दूध का दुकान का मतलब यहाँ पे नहीं है कि पैकेट में दूध दुकान लगाएं और बेच रहे हैं, नहीं। यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं लोग, ये दुकान एक बहुत बड़ा खोल दिए हैं। उस दुकान में ये क्या कर रहे हैं, जितने भी बाहर से किसान आ रहे हैं अपने दूध को बेचने के लिए, उन सारे दूध को ये खरीद ले रहे हैं और उसी गोडाउन में, उसी दुकान में जहाँ पे ये लोग खरीद रहे हैं, उसी में ये लोग उस दूध को पैकेट में पैक करके ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग शहरों में ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं। तो कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर हमारे वैसे जगह होते हैं जहाँ पे बड़े लेवल पे दूध को खरीदा जाता है, उसको पैकेट में पैक करके अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। तो ये कहाँ पे बेसिकली इन लोगों ने खोला था, ये सेंटर रायगंज में खोला था। और ये ट्रेडर कहाँ से बिलोंग करते थे, शाहपुर टाउन से बिलोंग करते थे, यानी कि शाहपुर टाउन से ये लोग आए थे, रायगंज में अपना सेंटर लगाए थे और वहीं पे दूध बड़े लेवल पे खरीदते थे सभी से, और अलग अलग मार्केट में जाके वो ट्रांसपोर्ट करके पैकेट में पैक करके बेचते थे। ठीक है, आगे ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाता था। मतलब कि छोटे छोटे लेवल पे अपने घरों में सामान भी बनाए जाते थे, आम सामान जैसे छोटे मोटे। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इन पालमपुर लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। पूरे पालमपुर गांव में 50 से भी कम आदमी वैसे कामों में लगे हुए हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग का है। मतलब कि अपने ही घर में मोमबत्ती बना देना, अगरबत्ती बना देना, है ना, इन सारे चीज़ों को, जैसे दिया, गुल्लक, मटका, इन सारे चीज़ों को बना देना। तो वो मात्र कितने थे, 50 से भी कम आदमी थे। यानी कि 50 से भी कम आदमी ऐसे पालमपुर में हैं जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, छोटे मोटे चीज़ों को घर पे ही बड़े लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे उसको बना देना, जैसे मोमबत्ती, अगरबत्ती, वही एग्जाम्पल जो हमने दिया, गुल्लक, मटका, दिया, ये सब। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। अब ऐसा मत समझने लगिएगा कि सर यहाँ पे पालमपुर में बड़े बड़े फैक्ट्री लगा के सामान बनाए जा रहे थे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पालमपुर में बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं लगाए गए थे। बेसिकली ये लोग अपने घर में ही छोटा मोटा अपने फैमिली मेम्बर मिल के ही काम करते थे और उस सामान को बना के जाके मार्केट में बेचते थे। ठीक है, तो ये लोग बहुत ही हाई लेवल के सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करते थे, बहुत ही सिंपल मेथड को लोग इस्तेमाल करते थे और सामानों को बना के मार्केट में जाके बेच देते थे। ठीक है, आगे, दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो ये लोग जो साहब ये सब काम करते थे, ये लोग बेसिकली अपने घरों में ही काम कर लेते थे या फिर अपने फील्ड पे काम करते थे और किसी लेबर का मदद नहीं लेते थे। बेसिकली अपने ही घर के आदमी मिलजुल के काम करके उसको निपटा देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं पालमपुर में लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी लगे हुए थे। छोटे मोटे काम भी ये लोग अपने खुद का करते थे, कुछ नया नया सामान बना के मार्केट में बेचते थे। जैसे आप मार्केट में जब जाएंगे ना, गांव के मार्केट में बेसिकली आप जाएंगे तो वहाँ पे ना आपको लोकल अगरबत्ती मिलेगा, है ना, लोकल कैंडल मिलेगा, लोकल गुल्लक, मटका, दिया, ये सब मिलेगा आपको, है ना, और लोकल मिट्टी के बर्तन भी मिलेंगे आपको। तो वो लोग क्या है बेसिकली, क्या वो सब फैक्ट्री में बन के आ रहे हैं? नहीं, वो लोग बेसिकली अपने घर में ही छोटे लेवल पे उसको बना के तैयार करके मार्केट में बेच रहे हैं। ये वाला भी हो गया हमारा टॉपिक खत्म। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे द शॉप कीपर्स ऑफ पालमपुर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ये दोनों हमारा बच रहा है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है द शॉप कीपर्स ऑफ पालमपुर, यानी कि ये जो हमारा गांव है पालमपुर, उसमें शॉप कीपर भी हुआ करते थे, दुकानदार लोग भी हुआ करते थे।
उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है, द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। यानी कि पालमपुर के वैसे दुकानदार लोग जो कि जाते थे सिटी में, यानी कि कहाँ पे जाते होंगे, शाहपुर में जाते होंगे, और वहाँ पे होल सेल में एकदम बहुत बड़े लेवल पे, मतलब कि बहुत थोक में ये लोग अपने सामानों को खरीदते थे और वही लाकर अपने दुकान में उसको थोड़ा सा 1-2 रुपये बढ़ा के उसको बेचते थे। और यही तो लगभग हर जगह पे होता है, यानी कि आदमी गांव से निकलते हैं, शहर जाते हैं, सामानों को एकदम थोक में खरीद के लेके आ जाते हैं अपने घर, और उसी को थोड़ा थोड़ा करते करते यानी कि 1-2 रुपये प्राइस बढ़ा के उसको बेचते हैं अपने दुकान में बेसिकली, और लोग उसको खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए गाँव में किसी आदमी को एक माचिस का ज़रूरत पड़ेगा, तो क्या वो शहर तो नहीं जाएंगे, तो कहाँ से खरीदेंगे, गाँव के दुकान से खरीदेंगे, तो उसको वहाँ पे बेसिकली कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस प्रकार से पालमपुर के जो दुकानदार हैं वो लोग अपना ऐसा काम चलाते हैं, यानी कि उनका भी प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद इन पालमपुर देयर इज़ स्मॉल जनरल स्टोर्स, यानी कि पालमपुर में छोटे छोटे जनरल स्टोर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ्स। तो ये सारे के सारे सामान जो हैं आपको पालमपुर के गांव में, जो यानी कि पालमपुर में जो बेसिकली छोटे मोटे जनरल स्टोर हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आपने कभी ये चीज़ गौर किया है गांव के दुकानों में? कभी आप ऐसा गौर करेंगे, गांव के दुकानों में ना दुकान एक ही रहेगा, यानी कि दुकान तो बहुत सारा रहता है लेकिन एक ही दुकान में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे आपको चावल, दाल, ये सभी मिल रहा है वहाँ पे, पढ़ने का भी सामान वहीं पे मिल जाएगा आपको, कपड़ा भी उसी दुकान में मिल जाएगा, है ना। लेडीज़ का जो ब्यूटी वाला श्रृंगार का सामान होता है वो भी उसी दुकान में मिल जाएगा, यानी कि ऑल इन वन है वो, है कि नहीं। यानी कि यदि आप पटना में देखेंगे तो पटना में जैसे हम लोग अभी यहाँ पे रह रहे हैं तो आसपास हमारे बहुत सारे दुकान हैं। यदि वहाँ पे एक किराना का दुकान है तो आपको किराना का ही सामान मिलेगा, है कि नहीं। क्या किराना के सामान में आप पटना में कभी भी, आपको पटना में कभी किराना के दुकान में कभी आपको ये मिलेगा, कलर मिलेगा, क्या आपको पेंटिंग बॉक्स मिलेगा, नोटबुक मिलेगा? अधिकतर नहीं मिलता है, क्योंकि पटना में हर एक दुकान लगभग बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो किसी एक प्रकार की चीज़ों को ही बेचते हैं। जैसे किराना का दुकान है तो वो खाने पीने का ही सामान बेचेगा, स्टेशनरी है तो पढ़ने लिखने वाले टॉय सब का ही दुकान खोलेगा, वो बेचेगा, स्वीट्स का दुकान है तो मिठाई ही बेचेगा केवल, इस प्रकार की चीज़ों का है। लेकिन यदि आप गाँव में जाकर देखेंगे तो एक दुकान है वो सब चीज़ बेच रहा है। वो इसलिए बेचता है क्योंकि आदमी को दूर जाना ना पड़े और उनको एक ही जगह पे सारा सामान मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया शॉपकीपर्स के बारे में, पालमपुर में जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, उनके बारे में हो गया। एक लास्ट टॉपिक हमारा इसमें बच रहा है, वो है हमारा ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, यानी कि बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। क्या है, देखिए, देयर आर वैराइटीज ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड ऑफ पालमपुर लाइक बुलक कार्ट्स, टंगास, मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। यानी कि पालमपुर के सड़कों पर आपको अलग अलग प्रकार के गाड़ी देखने को मिल जाएंगे, बैलगाड़ी, टमटम, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक भी मिल जाएंगे आपको। मतलब कि बहुत डेवलप गांव है ये, है ना। हर एक प्रकार के गाड़ी व्हीकल आपको देखने को मिल जा रहे हैं। दे फेरी people and goods from one place to another place and in return get paid for it। अब फेरी का मतलब क्या होता है? फेरी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सारे के सारे व्हीकल क्या करते हैं? आदमी को भी और सामानों को भी एक जगह से लेकर दूसरे जगह पहुंचाते हैं, बदले में इनको अपना कुछ पैसा मिलता है। जैसा लगभग सिस्टम चलता है हमारा, उसी प्रकार का इसका भी सिस्टम चल रहा है। आगे, द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। पालमपुर में ना, पालमपुर में यदि देखा जाए तो कुछ पिछले सालों में पालमपुर में बेसिकली ट्रांसपोर्ट के प्रति लोगों का जो रुझान है वो बढ़ा है। क्यों बढ़ा है बताइए? यानी कि ट्रांसपोर्ट में लोग ज़्यादा अब इंगेज हो रहे हैं पालमपुर के लोग। क्यों? क्योंकि भाई पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ज़रूरत बढ़ेगा, लोग इधर से उधर ट्रैवल करेंगे, है ना। और ट्रैवल कैसे करेंगे? गाड़ी के थ्रू करेंगे। तो नॉर्मल आदमी भी अपना बैलगाड़ी निकाल दे रहा है, टमटम निकाल दे रहा है, मोटरसाइकिल, जीप, टेम्पो, ऑटो, रिक्शा, ये सारा चीज़ वो लोग निकाल के अपना चला रहा है, 2 पैसा कमा रहा है ना। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट के बारे में भी। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म होता है। कोई डाउट आप लोगों को? नहीं ना, बहुत आसान चैप्टर था।
तो पूरा का पूरा ये जो चैप्टर था हमारा वो एक ही गांव के ऊपर था, वो गांव था हमारा पालमपुर, है ना। इस पालमपुर गांव के थ्रू हम लोगों को ये समझने का मौका मिला कि गांव का दृश्य कैसा होता है, वहाँ का सिस्टम कैसा होता है, वहाँ पे किस प्रकार से सिस्टम हमारा चलता है, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं। ठीक है, इसमें अधिकतर उन बच्चों को समझ में आया होगा जो कि कुछ समय गांव में रहे हैं या फिर गांव आप जाते होंगे तो इस चीज़ को आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कहीं पे किसी प्रकार का कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, यानी कि चैप्टर नंबर 2 हमारा। तो एक चैप्टर के नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ।